बच्चों, आज हम आपका हिंदी साहित्य में पाठ 2 बचपन पढ़ेंगे। इसकी लेखिका कृष्णा सोपती जी हैं। इनके जो जीवन के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय में देती हूँ। उनका जन्म 18 फरवरी 1925 को गुजरात में हुआ था, जो कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद इनका जो सारा परिवार है कहाँ पर आ गया, दिल्ली में आकर रहने लगा। है ना। इनकी जो पढ़ाई है वो दिल्ली, लाहौर, शिमला में हुई। है ना। और इनका साहित्यिक जो सेवा इन्होंने की वो दिल्ली से ही आरंभ की थी। इनकी जो प्रसिद्ध कहानियाँ और उपन्यास हैं उनमें से है डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे और 3 पहाड़ आदि। है ना। इन्हें कई साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था और इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई थी। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। अब आपका पाठ आरंभ करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। जो कृष्णा सोपती जी है, तो उन्होंने इस पाठ के द्वारा क्या बताने की कोशिश की है, इसके द्वारा बताने की कोशिश की कि आपके समय में और जो उनका जो समय था उनमें कितना अंतर आ गया है, उसको उन्होंने इनका जो लेख है इसके द्वारा समझाने की कोशिश की है। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले कहा कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो उनका जो बचपन था उस ज़माने में वो लेके जाएंगी इस पाठ के अंतर्गत। तो उन्होंने कहा, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि जब आप इस पाठ को पढ़ रहे हो तो हो सकता है मैं आपकी दादी की उम्र की हूँ या नानी की उम्र की हूँ या फिर आपकी बुआ या मौसी की उम्र की हो सकती हूँ। है ना। तो उन्होंने कहा कि जो उनके परिवार के जो लोग हैं सब उनको क्या बुलाते थे, जीजी कहकर पुकारते थे। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उम्र में बहुत बड़ी या सयानी हो चुकी हूँ। है ना। तो उसने कहा कि आपकी जो शताब्दी है और मेरी शताब्दी में जो पिछली शताब्दी में उसमें पैदा हुई थी, तो शायद इस वजह से कि मैं अपने आप को उम्र में बहुत बड़ा महसूस करने लगी हूँ। मेरे पहनने व ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि जो बदलाव है पहनने ओढ़ने में, उनके काफ़ी बदलाव आने लगे हैं आप इस समय में, और उनके समय में काफ़ी बदलाव थे। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। तो उन्होंने कहा पहले उन्हें कैसे पसंद थे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े, कलरफुल कपड़े पहनना बहुत पसंद था। तो नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, इस तरह के रंग के वो कपड़े पहना करती थी। लेकिन जैसी जैसी उनकी उम्र ढलने लगी तो उन्होंने कहा कि उनको कैसा, अब उनका कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। है ना, गहरे नहीं, हल्के रंग। उन्होंने कहा अब ऐसा मन करता है कि मैं सफ़ेद रंग के कपड़े पहनूं या बिल्कुल हल्के कलर के रंग के जो है कपड़े मैं पहना करूं। मैंने पिछले दशकों की तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। है ना। तो उन्होंने अपने दशक की जो पोशाकें हैं उस टाइम पे जो उन्होंने कपड़े पहने हैं उनके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक बताया है। तो क्या बताया उन्होंने, पहले फ्रॉक पहनी, फिर निक्कर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। उन्होंने जो जो कपड़े अपने बचपन में पहने थे उनके बारे में यहाँ पे बताया उन्होंने। है ना। फिर उन्होंने कहा उनकी तो जो बचपन की जो कुछ फ्रॉक है उनको अभी तक याद है ना। जो किसी की फेवरेट होती है तो उनको भी याद थी। उनकी जो फेवरेट फ्रॉक रही होंगी वो, उन्होंने कहा हल्की नीली पीली धारी वाली फ्रॉक, एक खास फ्रॉक थी उनकी जो कि थी नीले रंग की थी और पीली धारी वाली फ्रॉक थी। गोल कॉलर और बाजू भी गोल कफ, उनकी जो कॉलर थी वो भी गोल थी और बाजू जो होती है कफ वाली, वो भी उनके जो बाजू थी कफ वाली थी, फुली फुली सी होती है ना, उन्हीं को कहते हैं कफ वाले बाजू। एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, उसने कहा कि एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला काफ़ी घेरदार उनका फ्रॉक रहा होगा। और उसके नीचे कैसे रंग की, गुलाबी रंग की फ्रिल लगी थी, झालर लगी थी, कैसे रंग की, गुलाबी रंग की फ्रिल लगी थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। उन्होंने कहा कि उस समय भी क्या होता था, फ्रॉक के ऊपर की जो जेब थी उसमें रुमाल रखा जाता था और बालों में क्या करते थे, रंग बिरंगे रिबन लगाए जाते थे चोटी बनाने के लिए। लेमन कलर के बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी, एक और फ्रॉक था उनका जो कि लेमन कलर का था और उसमें बड़े बड़े प्लेटों वाला था और गर्म फ्रॉक था जिसके नीचे फर लगी थी। फर कैसे होते हैं, जैसे वो बाल नहीं होते खरगोश के बाल तरह के, उसको बोलते हैं फर। है ना। तो उसने कहा फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। तो उसने उनके बारे में भी बताया, जो उनकी ट्यूनिक था उसके बारे में भी बताया कैसे था, एक चॉकलेट रंग का था, अंदर से एक कोटी भी थी प्याजी और दूसरा ग्रे कलर का था और उसके अंदर सफ़ेद कोटी थी।
फिर उन्होंने क्या कहा कि उनको क्या याद है, उनके अपने उस ज़माने के जो मोजे थे और स्टॉकिंग भी याद है। स्टॉकिंग किसे कहते हैं, जो घुटनों से ऊपर के जुराब होते हैं उनको बोलते हैं, है ना। उन्होंने कहा वो भी मुझे अभी तक याद है। बचपन में हमारे मोजे खुद धोने पड़ते थे। उन्होंने कहा कि उनके घर में एक रिवाज था, एक चलन था कि क्या अपने मोजे उन्हें खुद धोने पड़ते थे, वो भी नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। मतलब किसी नौकर नौकरानी को वो मोजे धोने को नहीं देते थे, अपने गंदे जो मोजे होते थे। और उसकी सख्त मनाही थी उनके घर में, वो खासकर सख्त मना था कि अपने गंदे मोजे आपको स्वयं धोने, किसी नौकर या नौकरानी को नहीं देने थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। उन्होंने कहा कि इतवार की जो संडे बैठता था उनका, उसी दिन वो अपने मोजे धोने का काम किया करते थे, है ना। उसके बाद मोजे धोने के बाद अपने जूतों की पॉलिश करके वो चमकाते थे, है ना। और जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश चमक भरती। उसने कहा कि जब जूतों में ब्रश लगाया जाता है ना, और उसके बाद उसको रगड़ते थे तो उसकी जो पॉलिश थी वो चमकने लगती थी। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। और सर्वर किसी शायद जो इंटरव्यू ले रहा हो लेखिका का, उसका नाम होगा, तो उन्होंने उसको बताया कि उन्हें बूट पॉलिश करना आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब तो नए नए किस्म के जूते आने लगे हैं, कहना होगा पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं। उस ज़माने के जो जूते थे वो शायद चमड़े के हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जो जूते आते हैं वो काफ़ी आरामदेह होते हैं। जब नए जूते मिलते, उनके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। उन्होंने कहा कि जब हमें नए जूते मिलते थे तो हमारे जो पैरों में छाले पड़ने का था इलाज हम पहले से स्टार्ट कर लेते थे कि किस तरह से अपने पैरों को हम छालों से बचाएं। जब कभी लंबी सैर पर निकलते तो अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो काफ़ी फ़र्क आ चुका है। उसने कहा कि जब कभी लंबी सैर के लिए जाते थे, है ना, जो चमड़े के जूते होते वो पैर काटते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जैसे वो घूमने के लिए कहीं निकलते थे सैर के लिए, तो अपने पास क्या रखते थे, रुई जरूर रखते थे। और जैसे जूता काटने लगे तो वो क्या करते थे, रुई को अपने जो मोजे के अंदर रख देते थे, जिससे कि पैर ना कटे या छाले ना पड़े। तो उन्होंने कहा कि फिर लेखिका ने उसको बताया, जिसको इंटरव्यू दे रही थी शायद, कि आपकी और हमारे बचपन में अब काफ़ी अंतर आ चुका है। हर शनिवार को हम ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन्होंने कहा कि उनके घर का एक नियम एक और था कि शनिवार को क्या पीना पड़ता था, ऑलिव ऑयल और या कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल आपका जो होता है ये होता है आपका जैतून का तेल, और कैस्टर अरंडी का तेल होता है। यह एक मुश्किल काम था। उन्होंने कहा ये बहुत एक मुश्किल काम था कि हम लोगों को तेल पीना पड़ता था, और शनिचर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। उन्होंने कहा जैसे ही ये होता था कि शनिवार की उनको तेल पीना है, तो उस दिन उनको उनकी नाक में क्या आती थी, इसकी गंध या स्मेल आने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। उन्होंने कहा वो छोटे से जो कांच के गिलास होते थे उन पर निशान बने होते थे कि आपको कितना तेल पीना है। तो उन्होंने कहा उसको देखते ही उनको उल्टी का मन होने लग जाता था कि किस तरह से वो उस तेल को पिएंगे। तो वो कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज भी अगर हम यदि वो तेल ना भी पीते, शनिचरी जो दवा थी उनकी, तो ज़्यादा कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। मतलब हमारी सेहत ठीक ही रहती है यदि उसको भी ना पीते हम। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। उसने कहा कि आपके समय में हमारे समय में काफ़ी बदलाव आ चुके हैं, है ना। जो बचपन की जो रुचियाँ थी हमारी वो भी बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, है ना। उन्होंने अपने ज़माने की बात बताई। पुराने समय में क्या था कि रेडियो और टेलीविज़न नहीं होया करते थे, केवल ग्रामोफोन होता था जिस पर वो गाने वगैरह सुना करते थे, है ना। और उन्होंने कहा कि हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है वो आजकल के ज़माने में क्या बन गई, आइसक्रीम हो गई है ना। जो कचौड़ी समोसा था वो पैटीज़ में बदल गया, है ना। उसने कहा कि शहतूत और फालसे और खसखस के जो शरबत थे उनके, वो किस में बदल गए, कोक और पेप्सी में बदल गए। उसने कितना अंतर बताया कि इन सब चीज़ों का बदलाव आ गया इनमें, खाने पीने की चीज़ों में भी। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड विंटो मिलती थी। उन्होंने कहा कोक नहीं मिलती थी कि लेमनेड विंटो मिलती थी, है ना। कोई शरबत होता होगा, केवल वही मिला करती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्ता की चॉकलेट और पेस्ट्री का मज़ा देने वाली होती थी। उन्होंने कहा कि जो शिमला में या नई दिल्ली में जो बच्चे बड़े हुए हैं उस ज़माने में, है ना, वेंगर्स और डेविको रेस्ता होता था, तो उसकी जो चॉकलेट और पेस्ट्री बहुत मज़ा देती थी उनको, खाने में उनको आनंद आता होगा। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। उसने कहा कि जब उनके भाई बहनों की एक ड्यूटी होती थी कि उनको हर जाना होता होगा हर दिन, तो शिमला मॉल से क्या लाते थे, ब्राउन ब्रेड को लाने की उनकी ड्यूटी होती थी।
हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था। उन्होंने बताया कि जहाँ पर मॉल था उससे उनका घर काफ़ी दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी और फिर गिरजा का मैदान में वो पहुँच जाया करते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और मॉल पर, है ना, उसने कहा वहाँ से फिर नीचे उतर के मॉल पर पहुँच जाया करते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भवानी थी। उन्होंने कहा कि जो काउंटर था वहाँ पर क्या पेस्ट्री और चॉकलेट की जो खुशबू थी वो फैला करती थी और मन को बहुत लुभाती थी। हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी उनको। जो उनके घर का जो एक नियम था ये भी था कि उनको हफ्ते में एक चॉकलेट वो खरीद सकते थे। तो उसने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। लेखिका ने बताया कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी का जो स्टॉक था वो उनके पास ही रहा करता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी नहीं खाती थी। उन्होंने बताया कि मैं वहीं पर या खड़े खड़े उन चॉकलेट को नहीं खाती थी। क्या करती थी वो, जब घर पर आती थी तो साइड बोर्ड पर रख दिया करती थी, है ना, और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेकर वो उसको खाया करती थी। किसको? चॉकलेट को, है ना। शिमला के काफ़ल भी बहुत याद आते हैं। फिर उन्होंने बताया कि उन्हें जो शिमला में जो काफ़ल मिलते हैं वो उन्हें बहुत पसंद है। और कैसे होते थे? खट्टे मीठे, है ना। आप लोगों ने भी खाए होंगे कभी ना कभी काफ़ल, पहाड़ में जो जाते हैं लोग जिनके रिश्तेदार रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि एकदम कुछ लाल और कुछ गुलाबी रस भरी, है ना। उसने कहा कैसे रंग के होते हैं? थोड़े से लाल, थोड़ा सा गुलाबी रंग लिए होते हैं वो। कसमल सोचकर ही मुंह में पानी आ जाता है। उसने कहा कि इस चीज़ को सोचते ही कि उनके बारे में, काफ़ल के बारे में सोचकर ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। चेस्टनट और एक और गजब की चीज़, चेस्टनट भी एक फल होता होगा कुछ। तो उन्होंने कहा कि उनको आग में भुना जाता था, फिर उनके छिलके उतार कर उनको खाया जाता था। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया जो तब थी वह अब भी नज़र आती है। उन्होंने कहा कि चने गरम की जो अनारदाने का उसमें चूर्ण डाला जाता था वो उस ज़माने में भी था, है ना, शिमला में। वो आज भी वहाँ पर नज़र आती है। जब आप वहाँ पर जाओगे कभी शिमला में तो आपको वहाँ पर चर्च के पास वो चना बेचते हुए आपको नज़र आएंगे, है ना। पुराने कागज़ से बनाई हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटी हुई, ऊपर से चौड़ी की चने आसानी से हथेली में पहुंच जाए, है ना। उन्होंने कहा कि जो पुराने कागज़ से वो क्या करते थे, या अखबार से एक कोन बनाते थे, उसके अंदर चने डालकर रखते थे। ऊपर का मुंह चौड़ा होता था, नीचे से पतला होता था, और जो ऊपर चौड़ा हिस्सा होता था तो उससे चने निकालकर हाथों में गिरकर लोग खाया करते थे, है ना। तो उसने कहा कि एक वक्त था जब फिल्मी गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने का एक फेमस गाना था। कौन सा गाना था? चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। उन्होंने कहा कि हमारे स्कूल के जितने बच्चे थे उन सब बच्चों को ये गाना आता था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते थे। उन्होंने कहा कि कुछ बच्चों को तेज़ मसाला पसंद था उसमें, है ना। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक वह पुड़िया चलती रहती। उसने कहा जब तक हम गिरजा घर का मैदान घूमते थे तो वो चने की जो पुड़िया थी वो चलती रहती थी। और एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने के बाद कदम से कदम मिलाते हुए, मतलब चना मुंह में, फिर आगे कदम बढ़ाते हुए एक खास ही लय और रफ्तार हुआ करती थी। उन्होंने कहा एक खास लय रफ्तार में वो चला करते थे चना खाते हुए, है ना। छुटपुन में हमें शिमला रिज पर बहुत मजे किए। फिर उन्होंने वहाँ के शिमला रिज के बारे में बताया, है ना। घोड़ों की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी यहाँ मौका मिल ही जाता है। उन्होंने कहा कि घोड़े की जो सवारी है वहाँ पे जब शिमला रिज पे पहुँचते हैं तो वहाँ के जो शिमला जो गया होगा कभी ना कभी उनको ये मौका अवश्य ही मिला होगा किसकी? घोड़े की सवारी करने का। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते हैं, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े हष्टपुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। उन्होंने कहा कि जो घोड़े होते थे उनको देखकर वो लोग हंसते थे कि घोड़े हैं कहीं, है ना। तो उन्होंने कहा कि जो उनके ननिहाल के जो घोड़े थे वो कैसे थे? बिल्कुल हष्टपुष्ट और खूबसूरत हुआ करते थे, है ना। और तब वो जो वैसे वहाँ के जो घोड़े थे उनको देख कर वो हंसा करते थे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि जैसी शाम होते शाम ढल जाती थी, सामने जाखू का पहाड़ था और ऊंचा सा चर्च दिखाई देता था और चर्च पर घंटियां बजनी स्टार्ट होती थी, है ना। तो उनकी गूंज दूर दूर तक फैल जाती थी। ऐसा लगता था मानो प्रभु यीशु कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हों। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगते और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगती।
रिच पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में से उभरता कोलाहल। उसने कहा जैसे ही सूर्यास्त होता था, है ना, गुलाबी सुनहरी जो धारियाँ आसमान में फैल जाती थी और जो दूर दूर तक पहाड़ थे उनके मुखड़े मतलब गहराने लगते थे, मतलब अंधेरा होने लगता था। और देखते ही देखते जो चारों तरफ क्या थी, बत्तियाँ जो थी, लाइटें चमकने लग जाती थी और रिच पर जो रौनक थी लोगों की वो आने लग जाती थी। और मॉल की जो दुकानें थी उनकी चमक का मतलब उन्होंने काफ़ी सजावट की होगी, लाइटें लगा रखी होंगी जिससे वो चमकने लगते थे। उसने कहा कि फिर स्कैंडल पॉइंट पर भी उनकी जो लोगों की भीड़ उभरने लगती और कोलाहल बढ़ जाता, मतलब शोर होना स्टार्ट हो जाता था। वहाँ पर लोग आते होंगे घूमने के लिए। सर्वर फिर उन्होंने उसको जो उनका इंटरव्यू ले रहा होगा शायद उसको बोला, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। उन्होंने उसको बताया कि स्कैंडल पॉइंट के सामने कोई दुकान थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ उस समय खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन और एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर तक बनी सुरंगें। उन्होंने कहा कि उसके बारे में बताया कि शिमला कालका ट्रेन की जो मॉडल था वहाँ पे रखा हुआ था, ट्रेन थी, उसमें छोटे छोटे डिब्बे थे और लाल टीन वाला एक स्टेशन बनाया हुआ गया था जिसमें सिग्नल देता था और खंबा था जिसमें छोटी दूरी दूरी पर क्या बनी थी, सुरंगें बनी हुई थी। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। उन्होंने कहा सबसे तेज़ चलने वाली गाड़ी कौन सी थी, शिमला कालका ट्रेन थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो और वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती है। हाँ, शायद एक मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वह आंखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। उन्होंने फिर बताया कि कभी कभी क्या था, जो हवाई जहाज़ भी देखने को मिल जाते थे, लेकिन दिल्ली में जो उनको हवाई जहाज़ देखने को ज़्यादा मिलते थे और कोई बच्चे क्या, जैसे हवाई जहाज़ उड़ता होगा तो बच्चे उनको देखने के लिए, हवाई जहाज़ को देखने के लिए अपने घरों से बाहर आते थे और ऐसा लगता था कोई भारी भरकम जो क्या है पक्षी आकाश में उड़ रहा है पंख फैलाकर, है ना। और जब तक लोग आते देखने के लिए उतनी इतनी स्पीड तेज होती थी कि वो आकाश में गायब हो जाता था, है ना। फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्हें एक बात और याद आई कि उनके जो एक मॉडल वाली जो दुकान थी उसके ठीक और बगल में एक और दुकान थी जिनको आज तक नहीं भूली थी। वो किसकी दुकान थी, जहाँ पे उनका पहला चश्मा बना था और उसका जो डॉक्टर था वो एक अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि शुरू में उनको चश्मा लगाना बहुत अजीब सा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आंखों में कुछ तकलीफ़ है ना, इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी, है ना। जब शुरू में चश्मा लगाया तो उस ज़माने में तो चश्मा लगाना बहुत वो लगता था कि इसकी इतनी छोटी में इसकी आंखें ख़राब हो गई बच्चों की, है ना। आजकल तो सभी बच्चों को लगता है क्योंकि बच्चे अधिकतर टीवी मोबाइल्स में लगे रहते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि तो उनको जब चश्मा लगा तो सब लोग उनको बड़ी देखा करते थे ध्यान से और फिर बोलते थे कि भाई इतनी छोटी उम्र में आपको चश्मा लग गया है ना, दूध पिया करो, पौष्टिक चीज़ें खाया करो। तो वो कहती थी कि डॉक्टर साहब जो मुझे बोला करते थे वो मैं पंक्तियाँ उनको दोहरा देती थी। वो कहते थे कि आपको कुछ दिन आप चश्मा पहनोगी तो आपका ये ऐनक है, चश्मा जो है उतर जाएगा, फिर आंखें ठीक हो जाएंगी आपकी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। उसने कहा कि डॉक्टर साहब ने उन्हें पूरा आश्वासन दिया था कि उनका चश्मा एक समय के बाद उतर जाएगा, लेकिन वो आज तक नहीं उतरा। नंबर बस कम होता ही रहा। उन्होंने कहा कि आंखों का जो थी चश्मे का नंबर कम होता ही रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। उसने कहा कि इसके लिए डॉक्टर नहीं बल्कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, है ना। जब आप दिन की रोशनी में को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेवार मैं खुद हूँ क्योंकि यदि मैं दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी बल्कि रात को काफ़ी देर तक बैठकर टेबल लैम्प के सामने अपना काम किया करती होंगी जिससे उनकी आंखें ख़राब हो गई, है ना। आप लोग भी दिन भर फ़ोन पे लगे रहते हैं जिससे आप लोगों की भी आंखें ख़राब हो जाती हैं, है ना। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। उसने कहा कि जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनका जो चचेरा भाई था उनको खूब चिढ़ाया उसने, ना। उन्होंने कहा कि देखो कैसी लग रही है ना। तो उनके जो चाचा का लड़का था उन्होंने क्या चिढ़ाया उसको, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, है ना। तो उसने कहा कि उसका चाचा का जो लड़का था उनको छेड़ा करता था कि आप तो चश्मा लगाकर आपको लगता है कि मैं बहुत पढ़ी लिखी लग रही हूँ, लेकिन ये लड़की को ये नहीं मालूम कि उसकी जो सूरत में जब चश्मा लगाया तो कैसी लग रही हो, चश्मा पहनकर लंगूर की तरह दिखाई दे रही है। और मैं खींची क्यों, मुझे वह योग क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। उन्होंने कहा कि मुझे पहले खींच आती थी
उसकी इस बात पर मुझे उनकी जो उन्होंने पंक्तियाँ कही वो मुझे बुरी नहीं लगी। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि जब वो उनके घर आए होंगे, वो चाय चुई पी के चले गए, तो उसने कहा कि मैं अपने कमरे में गई और वहाँ जाकर आईने के सामने वो खड़ी हो गई। कई बार आपने देखा ऐनक उतारती पहनी फिर उतारी देखती रही। उसने कहा कि कई बार अपने आप को वो चश्मे में चश्मा पहनकर निहारती रही, बिना चश्मे के निहारती रही, काफ़ी देर तक इस तरह से वो करती रही, है ना। तो उन्होंने फिर क्या देखा, सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ, उन्होंने कहा, उनकी पंक्तियों को उनके दिमाग में दोहरा रही थी वो, कि जो उनके चाचा के लड़के ने कही थी, तो उनको वो सोचती रही, नहीं मैं लंगूर जैसी नहीं दिख रही हूँ। फिर हाँ कहकर कि हाँ लग रही हूँ, तो उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, है ना। फिर उन्होंने कहा, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। फिर वहाँ पर चश्मा पहना होगा उन्होंने, शीशे में से अपने छोटे भाई का टोपा उठाया कर अपने सिर पर पहना। कुछ अजीब सा लगा, है ना, अच्छा भी और मजाकिया भी। फिर उसने कहा कि मुझे बहुत अजीब सा लगा, फिर अच्छा भी लगा और मजाकिया सा भी उसको पहनकर, टोपे को पहनकर उनको लगा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। उन्होंने कहा उस ज़माने में लगता था बहुत ख़राब, जो लोग चिढ़ाया करते थे, लेकिन अब चेहरे में बिना चश्मे के वो ख़राब लगती होंगी, लेकिन चश्मा पहनकर बहुत अच्छी लगा करती हैं। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। उसने कहा कि जब कभी उतरा हुआ होता है तो उनका चेहरा बहुत खाली खालीपन लगता है, कि कुछ कमी है उनके चेहरे पर, तो इनको ऐसा लगता था। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर सूरत की। फिर उसने कहा याद आया उन्हें वो वाला टोपा और काली फ्रेम वाला चश्मा और लंगूर सूरत की, है ना। उन्होंने कहा हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। जब वो शिमला में रहती थी, शिमला की जो टोपी होती थी, वो उस टोपी को पहनना बहुत पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। उन्होंने कहा कई रंग बिरंगी उन्होंने टोपियाँ जमा कर ली हैं, है ना। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, है ना, और कहाँ सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। उसने कहा कि और दुपट्टों से अपने सिर को ढका रहती थी, है ना। तो उसने कहा उनको छोड़कर उन्होंने क्या पहनना स्टार्ट किया था, हिमाचली टोपियाँ पहनी थी। ठीक है, आप इस पार्ट को अपने घर में रीड करेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और जब मैं आपकी जूम क्लास लूँगी उस पर इस पार्ट से आधारित मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। धन्यवाद।